हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्रैल फूल्स डे के बारे में। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल जोक्स किस हद तक ठीक हैं और हमें क्या कंसिडर करना चाहिए बिफोर प्रैंकिंग समवन। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। काफ़ी सारी थेरीज हैं बट आमतौर पर यही समझा जाता है कि अप्रैल फूल्स डे का आगाज़ फ्रांस से हुआ। जब फ्रांसीसियों ने अपना कैलेंडर शिफ्ट किया तब नया साल 1 जनवरी को मनाया जाने लगा। उससे पहले पिछले कैलेंडर के हिसाब से नए साल की तकरीबात 23 मार्च से शुरू हुआ करती थी और 1 अप्रैल को ख़त्म हुआ करती थी। नॉर्थन यूरोप में नया साल मार्च और अप्रैल के महीनों में इसलिए भी मनाया जाता था क्योंकि सर्दी का इख्तिताम होता था और स्प्रिंग की आमद होती थी। इसके अलावा दिसंबर, जो लातीनी लफ्ज़ डिसेम से निकला है, उसके मानी है 10 और अगर हम बैकवर्ड्स काउंटिंग करें तो मार्च को नया साल बनता है। अभी मेरे कुछ पर्शियन फ्रेंड्स ने अपना नया साल यानी कि नौरोज़ 20 मार्च को सेलिब्रेट किया अपने पर्शियन कैलेंडर के हिसाब से। इसलिए तारीख़ इंसानी में 1 अप्रैल एक क्रिटिकल डेट बनती है, जो साल का आगाज़ है, जो एक नए सीज़न का आगाज़ है और जो एक नए मंथ का भी आगाज़ है। मगर जब ये डेट्स चेंज हुई फिर भी कुछ लोग नया साल 1 अप्रैल को ही मनाते थे और ऐसे लोगों को अप्रैल फूल्स कहा जाने लगा और इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने का आगाज़ हुआ और फ्रांस में जो लोग उल्लू बन जाते हैं उनको अप्रैल फिश कहा जाता है। हमें समझना चाहिए कि प्रैक्टिकल जोक्स आर ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ समवन, इवन इफ इट इज़ द प्रैंकस्टर। किसी भी प्रैक्टिकल जोक के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, एक झूठी सिचुएशन जिसमें एक साइड अनअवेयर होती है। नंबर 2, फॉल्सहुड इज़ ट्रूथ, झूठ को सच बनाया जाता है। एंड नंबर 3, रेवलेशन, यानी कि विक्टिम को बताया जाता है कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आमतौर पर एक शख्स को बेवकूफ़ बनाना आसान है बनिस्बत ज़्यादा लोगों के, और आई थिंक हमारे आज के प्रैंकस्टर्स के लिए ये एक चैलेंज और लिटमस टेस्ट है। सबसे ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का आगाज़ BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में 1957 में किया, जब उन्होंने कहा कि स्पेगेटी दरख्तों पे उगती है, और उस वक्त स्पेगेटी इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, इसलिए BBC को बहुत सारी कॉल्स मौसूल हुई। अगर हम आज के प्रैंक्स देखें तो उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है न्यू स्टेटस और न्यू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, न्यू स्टूडेंट्स के साथ प्रैंक किए जाते हैं, जॉब पे न्यू हायर के साथ प्रैंक किया जाता है, न्यूली वेड्स के साथ प्रैंक किए जाते हैं, और अगर आपकी बर्थडे है तो आपकी बर्थडे पे भी आपके साथ प्रैंक किया जाता है। मैं एक इंजीनियर और रिसर्चर हूँ और आमतौर पर हम लोगों को डेड और बोरिंग समझा जाता है, बट मैं आपको बता दूँ कि एक दफ़ा मैं भी अप्रैल फिश बन गया था। 2015 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से मास्टर्स कर रहा था और मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी थी क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और मुझे एक न्यूली पब्लिश्ड रिसर्च पेपर मिला जिसका टाइटल था हेयर बी ड्रैगन्स। ये रिसर्च पेपर 1 अप्रैल 2015 को पब्लिश हुआ था नेचर, जो एक हाईली रिप्यूटेड और एक हाईली पीयर रिव्यूड जर्नल है। आमतौर पर आप काफ़ी सारी रिसर्च को डिस्काउंट कर देते हैं, बट एक रिप्यूटेड और पीयर रिव्यूड जर्नल में कुछ पब्लिश हो तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ता है। बेसिकली सबसे पहले मैंने आर्टिकल का ग्राफ देखा, क्योंकि ऑथर्स ये क्लेम कर रहे थे कि लिटरेचर में ड्रैगन की डिस्कशन एंड क्लाइमेट चेंज आर लिंक्ड, यानी कि जैसे जैसे किताबों में और न्यूज़ में ड्रैगन्स का जिक्र आ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। खैर, आई थिंक मेरा नुकसान यही था कि मुझे 5 मिनट आर्टिकल पढ़कर वेस्ट करने पड़े, क्योंकि आर्टिकल के एंड में उन्होंने ये लिखा था कि इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें शकूक व शुबहात का शिकार हैं। आई थिंक आई हैड अ गुड लाफ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अप्रैल फिश कैसे बने। We can all have a good laugh together. और यही मेरा आखिरी पॉइंट है कि प्रैक्टिकल जोक्स should not cross the norms of society, वरना कानून में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आजकल के प्रैंक्स टीवी, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर देख के ऐसा लगता है कि प्रैंक कम और विक्टिम को हरास, अब्यूज़ और डिस्ग्रेस ज़्यादा किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रैंक्स में सैडिज्म और क्रूरल्टी बढ़ती जा रही है, और जो प्रैंक जितना ज़्यादा विक्टिम को रिडिक्यूल करता है उसे उतना ही अच्छा समझा जाता है। यहाँ पर कनाडा में, जहाँ पर मैं हूँ, 3 किस्म के लॉज हैं जिनमें आप फंस सकते हैं, और इस किस्म के लॉज तकरीबन हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। पहला लॉ कहलाता है डिफेमेटरी लायबल, और स्क्रीन पे आप इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। अगर हम इसको पढ़ें तो हमें समझ आती है कि कोई भी प्रैंकस्टर आपको नफ़रत, हकारत या आपकी तज़हीक नहीं कर सकता। कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दे, इज़ नॉट गोइंग टू कट इट।
दूसरा लॉ कहलाता है टॉट ऑफ इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ मेंटल सफरिंग। समटाइम्स इसको इमोशनल सफरिंग भी कहा जाता है। बेसिकली अगर प्रैंकस्टर का कॉन्डक्ट आपके साथ इश्तियाल अंगेज था और प्रैंकस्टर का इरादा सिर्फ आपको तंग करने का था और प्रैंकस्टर के तंग करने की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा, फॉर एग्जांपल नुकसान आपकी इज्जत का हो सकता है, आपके बिजनेस का हो सकता है, तो फिर कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दे इज नॉट गोइंग टू कट इट। तीसरा लॉ कहलाता है टॉट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉडुलेंट भी होती है, नेग्लिजेंट भी और इनोसेंट भी। बेसिकली कोई भी प्रैंकस्टर लापरवाही का मुजाहरा करते हुए गलत बयानी से काम लेता है और एक विक्टिम उस पर एक्ट करता है तो प्रैंकस्टर को गफलत का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिर कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दे इज नॉट गोइंग टू कट इट। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रैक्टिकल जोक्स आर ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ समवन, इवन इफ इट इज़ द प्रैंकस्टर हिमसेल्फ। और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हमें हमेशा यही लगता है कि ये लॉ हम पर अप्लाई नहीं होता, बट लॉ अप्लाई होता हो या ना होता हो, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम में से किसी के पास इतना फालतू वक्त है कि वो किसी लिटिगेशन का हिस्सा बने। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि कोई भी प्रैक्टिकल जोक करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि जोक सोसाइटी के नॉर्म्स और डिसेंसी के मुताबिक हो।